वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 12 की हिस्ट्री से जो आपका सेकंड चैप्टर है किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ये करने वाले हैं और ये इसका पार्ट 4 है। इससे पहले के 3 पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो आपको लिंक उसका प्रोवाइड करवा दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उनको ज़रूर देखें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं कि आप इंस्टाग्राम पे अपनी क्वेरीज मुझे भेज सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप ये आप सर्च मार के जुड़ सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैंड ग्रांट्स, यानी कि जो भूमि होती थी, जो लैंड होता था उसको जो दान में दिया जाता था उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो ग्रांट्स ऑफ लैंड वर स्टार्टेड फ्रॉम द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द कॉमन एरा, यानी कि बहुत ही कॉमन एरा की स्टार्टिंग से ही जो लैंड ग्रांट्स हैं वो स्टार्ट हो चुके थे। और जो ब्राह्मण्स को जो लैंड ग्रांट्स किए जाते थे उस लैंड को अग्रहार कहा जाता था। बहुत बार तो पूरे के पूरे विलेज भी दान में दे दिए जाते थे और इनको अग्रहार विलेजेस भी कहा जाता था। एविडेंसेस हमारे पास क्या है? इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, स्टोन इंस्क्रिप्शंस है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस है एंड ये संस्कृत में हमें मिलते हैं। प्रभावती गुप्त जो थी, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड की डॉटर थी, उनको पूरा एक्सेस था लैंड पे और उन्होंने भी लैंड ग्रांट्स किए थे। तो ये हमें जानने को मिलता है। इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रभावती गुप्त वॉज नोन फॉर लैंड ग्रांट्स। अब अगला हमारा टॉपिक है सिटीज। तो सिटीज के बारे में समझ लेते हैं क्या है न्यू सिटीज। So from 6th century before Common Era, urban centers started emerging in several parts of the subcontinent। बहुत से अर्बन सेंटर्स एमर्ज हो रहे थे और ये ज्यादातर जो अर्बन सेंटर्स थे ये कैपिटल्स हुआ करते थे महाजनपदास की, ठीक है। मेजर टाउन्स ऑफ महाजनपदास वर लोकेटेड अलोंग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो ज्यादातर जो बड़े बड़े जो आप कह सकते हैं अर्बन सेंटर होते थे वो ऐसी जगह पे लोकेटेड होते थे, मतलब लोकेटेड होते थे जहाँ पे आने जाने का कम्युनिकेशन का जो रूट वगैरह है वो एकदम बढ़िया हो, वाटरवेज भी हो और रोड से भी हो। द टाउन्स ऑन कम्युनिकेटिंग रूट्स वर पाटलिपुत्रा, पुहार एंड उज्जैनी। ये कुछ 3 नाम दिए गए हैं ऐसी सिटीज के। फिर उसके बाद आगे है पाटलिपुत्र, अर्लियर नॉन एज पाटलीग्राम। पाटलिपुत्र को पहले पाटलीग्राम नाम से जाना जाता था। जो मगध के रूलर थे ड्यूरिंग द 5th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने कैपिटल को शिफ्ट करेंगे राजगृह से और मतलब पाटलिपुत्र की तरफ वो आना चाहते थे, तो उन्होंने पाटलीग्राम से पाटलिपुत्र नाम रखा इसका, ठीक है, रीनेम किया। कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर बाय द 4th सेंचुरी बीसीई एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज ऑफ एशिया। ओके, पाटलिपुत्र जो है एक टाइम पे मौर्यन एम्पायर की कैपिटल तक रही और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज भी बनी रही। अर्बन पॉपुलेशन, द किंग्स एंड रूलिंग एलिट्स लिव्ड इन फोर्टिफाइड सिटीज। जो राजा होता था और जो अमीर लोग होते थे वो फोर्टिफाइड सिटीज में रहते थे, ठीक है, जो पूरी सेफ होती थी। अ वाइड रेंज ऑफ आर्टिफैक्ट्स हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम दीज सिटीज। और ये जो सिटीज होती थी यहाँ से बहुत से आर्टिफैक्ट्स हमें मिलते हैं। फाइन पोट्री बॉल्स, डिशेस विद ग्लॉसी फिनिश, ठीक है, नोन एज NBPW, ठीक है, नर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ऑर्नामेंट्स मिले हैं, टूल्स मिले हैं, वेपन्स मिले हैं, वेसल्स मिले हैं, फिगरीन्स मिली हैं एंड मेड ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स लाइक, ये बहुत अलग अलग मटेरियल से बने हुए थे सामान, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, आइवरी, ग्लास, शेल, टेराकोटा। ओके, अब ट्रेड के ऊपर अगर हम बात करें तो इसमें कुछ इस तरीके से था कि एक तो पैडलर्स हुआ करते थे, ये बाय फुट अपने चलते थे, पैदल जाते थे, सामान को खरीद के बेचते थे। इसके अलावा मर्चेंट्स हुआ करते थे, दे ट्रेवल्ड विद कारवान्स ऑफ बुलक कार्ट्स एंड पैक एनिमल्स, ठीक है, इनके पास अपने जो जानवर होते थे, जो बैलगाड़ियां होती थी उस पे ये जाया करते थे। सी फेरर्स तो आपको पता ही है, ये थोड़ा रिस्की काम होता था पर इसमें प्रॉफिट ज्यादा होता था, मतलब समुद्र यात्रा करके और उसके बाद आप जो है ट्रेड कर रहे हैं। अब उसके बाद आगे है सम सक्सेसफुल मर्चेंट्स वर डेजिग्नेटेड एज मसत्तुवन इन तमिल एंड सेठीज इन प्राकृत, ठीक है, कुछ ऐसे सक्सेसफुल मर्चेंट्स भी होते थे जिनको कहा जाता था मसत्तुवन, ठीक है, तमिल में, और सेठीज कहा जाता था प्राकृत में। वाइड रेंज ऑफ गुड्स वर कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बहुत अलग अलग प्रकार के सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। स्पाइसेस सच एज पेपर, ठीक है, पेपर वर इन हाई डिमांड इन द रोमन एम्पायर। जो हमारे यहाँ के मसाले थे उनका बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड रहती थी। टेक्सटाइल्स की, मेडिसिन प्लांट जो होते थे उनका भी पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता था, अरेबियन सी से लेके मेडिटेरेनियन सी तक, ठीक है। सो ये हो जाएगा।
कॉइन्स एंड किंग्स, ये एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम समझ लेते हैं। सो इसमें क्या है कि एक्सचेंजेस वर फैसिलिटेटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज। देखो, अब जो व्यापार होता था, जो ट्रेड होता था, अब इसमें कॉइन्स आ गए थे, कॉइन से काफी हद तक बहुत अच्छा काम हो गया। ठीक है, पहले तो क्या चलता था, बार्टर सिस्टम था, आप सामान दे रहे हो, बदले में सामान ले रहे हो। अब जब कॉइन्स आ गए तो इससे बहुत ही आसानी हुई। और एक यहाँ पे वर्ड याद रखना, न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स की स्टडी को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। अब कॉइन्स अलग अलग तरीके के थे। जो सबसे पहले इंडिया में कॉइन्स आए, सॉरी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कॉइन्स आए, वो थे पंच मार्क्ड कॉइन्स। पंच मार्क्ड में आप इस तरीके से आप देख सकते हो, ये पंच मार्क्ड कॉइन्स होते थे 6th सेंचुरी BC के आसपास। एंड ये सिल्वर और कॉपर के बने होते थे। रूलिंग डायनेस्टीज के नेम्स जो होते थे वो इस पे पंच किए जाते थे, काफी मतलब अच्छे से लिखे जाते थे, और इमेज तक भी मतलब यहाँ पे जो है लिखी जाती थी, सॉरी इमेज भी है जो मतलब बनाई जाती थी। और जो पहले सिक्के जिसके ऊपर रूलर्स की इमेजेस भी आती थी, वो इंडो ग्रीक रूलर्स ने जारी किए थे, इशू किए थे। ठीक है, ये याद रखना। फिर उसके बाद है द फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स। जो सबसे पहले सोने के सिक्के थे वो 1st सेंचुरी CE में कुषाण जो लोग थे, कुषाण जो थे, इन्होंने स्टार्ट किए, इन्होंने इशू किए। एंड दीज वर वर्चुअली आइडेंटिकल इन वेट with those issued by contemporary Roman emperors and Parthian rulers of Iran। इन्हीं के तरह के ही सिक्के होते थे थोड़े देखने में। फिर उसके बाद है आगे, फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन साउथ इंडिया होर्ड्स ऑफ रोमन कॉइन्स हैव बीन फाउंड। साउथ इंडिया में बहुत सारे रोमन कॉइन्स मिलते हैं, तो ये भी बताता है हमें कि ट्रेड होता था। कॉपर कॉइन्स मिलते हैं हमें। ये जो थे ये कुछ ट्राइबल रिपब्लिक्स होती थी, जैसे कि योद्धे राजा होते थे, योद्धे रूलर्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा 1st सेंचुरी में ही थे, इन्होंने कॉपर कॉइन्स इशू किए थे। एंड सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय गुप्ता रूलर्स। ठीक है, जो गुप्ता रूलर्स थे इन्होंने वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के, आप कह सकते हो कि गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था। अब एक बार आप गुप्ता कॉइन्स को देख लीजिए, ये आपके ऊपर जो है गोल्डन कॉइन्स थे इनके, गुप्ता रूलर्स के। और जो कॉपर के कॉइन्स थे वो योद्धे जो राजा होते थे पंजाब और हरियाणा के, उन्होंने इशू किए थे। अब आगे चलते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस लॉन्ग डिस्टेंस, जो लंबे दूरी का जो ट्रेड होता था वो कम हो गया था जैसे जैसे रोमन एम्पायर कोलैप्स हुआ। जब रोमन एम्पायर का डिक्लाइन होता है तो ऐसे में जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था वो डिक्लाइन हुआ उसके अंदर भी, जिससे क्या हुआ कि जो प्रोस्पेरिटी थी उसको काफी अफेक्ट हुआ, और जो बहुत ही आसपास के स्टेट्स थे जो ट्रेड करते थे रोमन एम्पायर से, उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब उसके बाद है डेसिफरिंग इंस्क्रिप्शंस। जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनको कैसे पढ़ा गया, जो ब्राह्मी खरोष्टी स्क्रिप्ट्स थी हमारी, उनको पढ़ा कैसे गया। सो डेसिफरिंग ब्राह्मी, इसका मतलब है कि मोस्ट स्क्रिप्ट्स यूज्ड टू राइट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस आर डिराइव्ड फ्रॉम ब्राह्मी। ज्यादातर जो स्क्रिप्ट्स हैं आज की डेट में जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में, वो ज्यादातर ब्राह्मी से निकली हैं। एंड ये ब्राह्मी बहुत ज्यादा इंस्क्रिप्शंस पे हमें देखने को मिलती है, ये यूज हुई थी मोस्टली अशोकन इंस्क्रिप्शंस पे। From the late 18th century, European scholars, with the help of Indian Pandits, could study several manuscripts in Bengali and Devanagari and compared their letters with older specimens. So जो अंग्रेज थे, जो यूरोपियंस थे, उन्होंने भारत के पंडितों की मदद से जो है मैन्यूस्क्रिप्ट्स को पढ़ना शुरू किया। ठीक है, और उन्हीं की मदद से ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डेसिफर किया गया। फिर उसके बाद है, ये आप फोटो देख सकते हैं ब्राह्मी का, आपके सामने है, इस तरीके से ये स्क्रिप्ट होती थी। और फिर आगे है, स्कॉलर हु स्टडीड अर्ली इंस्क्रिप्शंस समटाइम्स अज्यूम्ड दीज वर इन संस्कृत ऑल्दो द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस वर इन फैक्ट इन प्राकृत। ज्यादातर जो अर्लीस्ट जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो हमारे प्राकृत में मिलते हैं। इट वॉज ओनली आफ्टर डिकेड्स ऑफ केयरफुल इन्वेस्टिगेशंस बाय सेवरल एपिग्राफिस्ट that James Prinsep was able to decipher Ashokan Brahmi in 1838। So James Prinsep ने ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों को पढ़वाया था 1838 में, ये आप याद रखिएगा। अब ये खरोष्टी को कैसे डेसिफर किया गया ये समझ लीजिए, ब्राह्मी तो समझ में आ गई होगी आपको। खरोष्टी इज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जो हमारे इंडिया का नॉर्थ वेस्ट रीजन है। ठीक है, ये जो ऊपर का रीजन है, यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस जो मिलते हैं वो खरोष्टी में है। तो कॉइन्स ऑफ इंडो ग्रीक किंग्स, ठीक है, कॉइन्स ऑफ इंडो ग्रीक किंग्स हु रूल्ड ओवर द एरिया
कंटेन्ड द नेम ऑफ किंग्स रिटन इन ग्रीक एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट्स। जो इंडो ग्रीक रूलर्स होते थे उनके कॉइन्स के ऊपर जो नाम लिखे हुए थे वो खरोष्टी स्क्रिप्ट्स में भी थे। सो यूरोपियन स्कॉलर्स कुड रीड द खरोष्टी स्क्रिप्ट बाय कंपेयरिंग द लेटर्स। सो जो यूरोपियन स्कॉलर्स हैं वो उस खरोष्टी को उन्हीं कॉइन्स के ऊपर जो लेटर्स लिखे हुए हैं उनसे कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। सो द लैंग्वेज यूज्ड इन खरोष्टी वाज प्राकृत। ठीक है, ये हो जाएगा। द लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस। अब ये जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं ना, इनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, मतलब कुछ दिक्कतें आती हैं। वो कौन सी दिक्कत है वो समझ लेते हैं। सो टेक्निकल लिमिटेशंस, फेंट लेटर्स, बहुत से लेटर धुंधले हो जाते हैं, इतने साल हो जाते हैं जब उनको भाई इंस्क्रिप्शंस को पढ़े पढ़े, जब उनको निकाला जाता है जमीन के अंदर से, तो फिर वो कुछ लेटर्स जो होते हैं वो फेंट हो जाते हैं। डैमेज्ड, मिसिंग लेटर्स, बहुत से इंस्क्रिप्शंस पे क्या होता है कि जो डैमेज हो जाता है वो पूरा प्रॉपर एकदम फ्रेश नहीं निकलता है जमीन से, वो डैमेज हो जाता है बहुत बारी, जिसमें से समझने में दिक्कत आती है, या बहुत से लेटर्स मिसिंग हो जाते हैं, छुप जाते हैं, मिट जाते हैं। लैक ऑफ क्लैरिटी। अब देखो जो ज्यादातर इंस्क्रिप्शंस होते थे वो राजा अपने बारे में लिखवाता था, राजा की प्रेज में लिखे जाते थे। ठीक है, और ज्यादातर क्या है कि एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता चल पाता हमें बहुत से इंस्क्रिप्शंस में, तो कि भाई ये इंस्क्रिप्शन कहना क्या चाहता है। अब आगे क्या है यहाँ पे, अनडेसिफर्ड इंस्क्रिप्शंस। बहुत से हजारों ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं जो हमें मिले हैं बट अभी तक वो पढ़े नहीं गए, ना उनको पब्लिश किया गया ना उनको ट्रांसलेट किया गया। नॉन रिलेवेंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस। अब देखो ये वही बात आ गई कि इंस्क्रिप्शंस ज्यादातर जो है राजा की प्रेजिंग करते थे, राजा की बढ़ाई चढ़ाई और एकदम ये सब लिखा होता था, एवरीथिंग उसमें नहीं मेंशन्ड होती थी। उसमें जो कॉमन मैन की जो लाइफ होती थी, कैसे वो सफर करता था, क्या होता था, कुछ भी नहीं दिया होता था, बस राजा के बारे में ज्यादातर दिया होता है इंस्क्रिप्शंस में। सो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। सो ये सारे पॉइंट थे, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।